हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 3 जुलाई का प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला न्यूज़ जो है ना, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है ना कि ये जो टर्मरिक बोर्ड है ना, टर्मरिक के रिगार्डिंग यूपीएससी ने भी ना ये क्वेश्चन पूछ लिया है ऑलरेडी। ठीक है ना। तो प्रीवियस जो पीवाईक्यू है, अगर आप वो करोगे तो टर्मरिक के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन दिखेगा वहां पे। ठीक। तो एक बार ना ये टॉपिक हमारे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक्चुअली अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जो यूनियन होम मिनिस्टर है और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है, उन्होंने ना नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर इनॉग्रेट किया है। ठीक है ना। और ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये हेडक्वार्टर है निजामाबाद में। निजामाबाद तेलंगाना में है। ठीक है ना। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है? तेलंगाना में। ये देखो यहाँ पे कहाँ पे इनॉग्रेट किया है। ये हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो एक तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है निजामाबाद तेलंगाना में। ठीक है ना। अब एक्चुअली ये पूरा न्यूज़ इसलिए है क्योंकि है ना, हम टर्मरिक में ना, हमें थोड़ा-सा ना अपने जो एक्सपोर्ट है ना, उसको उस एक्सपोर्ट का जो फिगर है उसको इम्प्रूव करना है। अब देखो, हमने टारगेट क्या सेट किया है, थोड़ा एम्बिशियस सा टारगेट है। ठीक है ना, कि हमें टर्मरिक जो है ना, एक्सपोर्ट में क्या फिगर टच करना है, $1 बिलियन का। कब तक? 2030 तक। ठीक है ना। हालांकि देखो, अगर इस बात को अगर वैसे समझो ना, तो अभी हमारा जो करंट एक्सपोर्ट है ना, वो थोड़ा सा कम है, मतलब कंपेरेटिवली। तो अभी हम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर भी नहीं रहे हैं। ठीक है ना। अभी का अगर आप करंट एक्सपोर्ट देखो, तो वर्थ रुपीज $226 मिलियन है। ठीक है ना। अब 5 साल में ना $750 मिलियन तक हमें बढ़ना है। ठीक है ना। तो आज दिन तक तो हम 250 के अराउंड, $250, $250 मिलियन के अराउंड है। ठीक है ना। जो एग्जैक्ट फिगर है वो $226 मिलियन का है। ठीक है ना। अभी तो थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। तो अब टारगेट ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ उस डायरेक्शन में करना होगा, तो हमने नेशनल टर्मरिक बोर्ड को सेटअप किया है। ठीक है ना। अब इसका जो अगर आप रिप्रेजेंटेटिव देखो ना, तो जाहिर सी बात है, अगर आप सेट करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बोर्ड को, किसी इंस्टीट्यूशन को, तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है और क्लियर है कि आपको डेवलप करना है, और ग्रोथ जो है ना, और टर्मरिक सेक्टर का एक्सपेंशन आप जो है ना इंश्योर करोगे, ज्यादा से ज्यादा उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर काम करोगे, किस सेक्टर के? टर्मरिक सेक्टर के, पूरे देश में। ठीक है ना। ताकि आपका एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट हो और वहां से जो है उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिले। ठीक है ना। तो अब बात आती है कि अगर बोर्ड है तो इसमें कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कौन कौन से मेंबर होंगे। तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है ना, जैसे आयुष मंत्रालय हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया, यहाँ से ये सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है वहां के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। स्टेट की तरफ से भी होंगे। अब देखो, स्टेट की तरफ से वो स्टेट्स होंगे पर्टिकुलरली जिनका टर्मरिक प्रोडक्शन में कोई रोल है। ठीक है ना। तो मतलब जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, तो उसमें जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय। ठीक है ना। तो ये तीन हो गया। अब देखो, जो अगर आप देखो ना, तो कुछ टर्मरिक को ना जीआई टैग मिले हुए हैं, जिसमें मेघालय वाले के पास भी है, महाराष्ट्र वाले के पास भी जीआई टैग है, और तेलंगाना का तो नहीं, पर तमिलनाडु का भी जीआई टैग है। ठीक है ना। तमिलनाडु के भी टर्मरिक को, जो हल्दी होती है ना, टर्मरिक मीन्स हल्दी, तो उसको उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो एक तो स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है ना। और स्टेट जो है ना, जैसे बोर्ड में ना, वो रोटेशन बेसिस पे आएंगे। और बाकी जो है, और भी बोर्ड है तो उसके अंदर कुछ प्रोड्यूसर बॉडीज हो गए, फार्मर्स हो गए अलग अलग स्टेट के, और एक्सपोर्टर्स, तो इन सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा बोर्ड में। अब टर्मरिक पे ना ऑलरेडी अगर आप देखो, तो ये 2025 में ना, क्योंकि पीवाईक्यू में आ चुका है, तो 2025 में ये इंपॉर्टेंट है। बोटेनिकल, जो इसका बोटेनिकल नेम है वो क्या है? सर्क्यूमा लॉन्गा। फ्लावरिंग प्लांट है, जिस जिंजर फैमिली को जो है, जिंजिबेरेसे जो फैमिली है उसको बिलोंग करता है ये। पेरेनियल है। ठीक है ना। क्या है? पेरेनियल। राइजोमटस। अब देखो, ये जो वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हर्बेसियस प्लांट है, पर राइजोमटस। अब ये होता क्या है, जैसे मान के चलो एक ना, ये टर्मरिक का प्लांट है और ये इसके रूट्स है। ठीक है ना। तो आपने एक लगाया, अब यहाँ से क्या होगा ना, अगर आप देखो तो कुछ स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम यहाँ से निकलेंगे, और बिना किसी रूट सिस्टम के और शूट सिस्टम के एक टर्मरिक का प्लांट यहाँ भी अपने आप जो है, ये इस स्टेम से ही यहाँ पे जो है इसकी फ्लावरिंग होगी, और ये फिर रूट वगैरह अपना एक्सपेंड करेगा और एक प्लांट यहाँ आएगा, तो इसको बोलते हैं राइजोमटस। ठीक है ना। तो इस वर्ड का मतलब भी समझ में आ गया। तो ये इस टाइप का प्लांट है जिसमें एक स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, फिर वहां से आगे वो एक्सपेंड करता है। ठीक है ना। और ये नेटिव है। ठीक है ना। कहाँ का? साउथ ईस्ट एशिया का। ठीक है ना। और ये जो हर्बेसियस प्लांट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ इंडिया स्पेसिफिक जो है ना पॉइंट्स आप देख लो, कि इंडिया ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, और जो है ना टर्मरिक का एक्सपोर्टर भी है। ठीक है ना। 30 से ज्यादा वेराइटी जो टर्मरिक की है ना, वो इंडिया में प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। और 20 से ज्यादा स्टेट है जहां पे आपको टर्मरिक का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, कि टर्मरिक को हम कहाँ कहाँ कल्टीवेट करते हैं। तो 20 से ज्यादा स्टेट्स में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा एरिया। ठीक है ना। ऐसा देखो, अब देखो इसमें ना, मैं मतलब समझाता हूँ। आप बोलोगे कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र है, पर हाईएस्ट एकरेज कल्टीवेशन में तेलंगाना है। ठीक है ना। तो ये प्रोडक्टिविटी की बात होती है, कि महाराष्ट्र में कम एरिया में ही ना ज्यादा क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास तेलंगाना में थोड़ा लैंड की क्वालिटी अगर थोड़ी सी
मतलब सब जो कहते हैं ना कि बिलो पार अगर क्वालिटी है, ठीक है ना, लैंड की, तो वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। तो अगर ज्यादा लैंड में भी आप उतना क्वांटिटी जो है डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो हाईएस्ट एकरेज तेलंगाना में है, पर महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है? ऑलमोस्ट 11 लाख टन जो है, ठीक है ना। और पूरी दुनिया का 70% ग्लोबल टर्मरिक जो है इंडिया 3 लाख हेक्टेयर पे कल्टीवेट करता है, प्रोड्यूस करता है। डन। मैंने बताया कि हमने ना, तो हमारी जो टोटल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 226 मिलियन के अराउंड है, ठीक है ना। और आप देखो तो इंडिया में ना जीआई टैग मिले हुए हैं, कहाँ के? तो इरोड जगह है तमिलनाडु में, यहाँ का कपड़ा भी बहुत फेमस है। तो इरोड की जो टर्मरिक है उसको मंजाल टर्मरिक बोलते हैं, ठीक है ना। लाकाडोंग मेघालय का, और सांगली, ठीक है ना, और सांगली और वाईगांव, ये दोनों जो है महाराष्ट्र के जो टर्मरिक है, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब आपको पता है कि टर्मरिक हल्दी दूध वगैरह, जैसे अब कोई बीमार भी होता है तो उसमें मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो इन चीजों का ध्यान रखने के लिए ना ये बोर्ड बनाई गई है। तो बोर्ड के कुछ फंक्शन होंगे, तो फंक्शन क्लियर है। अब देखो इतना हमने डिस्कस किया, अगर आपसे कभी मेंस स्पेसिफिक अगर इससे क्वेश्चन आया ना, तो इस टाइप के बोर्ड्स के एक्सप्लेनेशन करने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शंस तो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो बिना अब हमने डिस्कस किया, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, बिना डरे आप अपने आंसर को जो है ना, और मतलब विदाउट सेकंड थॉट आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। जैसे कैसे? एक्सपोर्ट बेस बनाना है, फार्मर के पास मल्टीपल ऑप्शंस देना है। फार्म जितना ज्यादा हम देखेंगे, अगर फार्मर को इन्वॉल्व करेंगे एक्सपोर्ट रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, तो जो है, जो नेशन का जो गोल है कि फार्मर की इनकम को डबल करना, आगे चल के हम और ज्यादा उनको ना जो एम्पावर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन देना, ठीक है ना। अपनी इंडिया के जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसको, उसमें पर्टिकुलरली टर्मरिक के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, उसको बूस्ट मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आप देखो तो मैंने मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताई है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी आप किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को इसके साथ इंटीग्रेट करके यहाँ से इसका बेनिफिट रीप कर सकते हो। तो बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे, ठीक है ना। तो इन सब का ध्यान रखने के लिए ये बोर्ड बनाई गई है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आईबीएटी अलायंस के बारे में है, ठीक है ना। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड बायोडायवर्सिटी असेसमेंट टूल, ठीक है ना। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है ये क्या करेगा, ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड टूल है बायोडायवर्सिटी को असेस करने के लिए, ठीक है ना। और इसके लिए एक अलायंस बना है, मतलब इसमें 4 मेजर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन सी है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। जो अपने अगर आप देखो तो आईयूसीएन स्टेटस ही हम देखते हैं, वल्नरेबल है, लीस्ट कंसर्न है, एंडेंजर्ड है, तो ये यही ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और एक है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है ना, यूएनईपी का, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 4 मेजर ग्लोबल जो है ना कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे ने कोलैबोरेट किया है आपस में। और वो ना उन्होंने बोला है कि हमें ना बायोडाइवर्सिटी और जो है ना उसको असेस करने के लिए एक टूल बनाना पड़ेगा, और ये चारों एक साथ कोलैबोरेट करके आए हैं, ठीक है ना। तो ये जो अलायंस बना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज सिटी में, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, जैसे जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये 17 गोल्स हैं, 2030 तक इनको कंप्लीट करना है। 2015 से 15 साल के टेन्योर में ये 17 गोल्स हमें मिले थे, उसको कंप्लीट करना है सारे देश को। तो ये, और एक केन जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है, तो इसका क्या प्रोग्रेस है, ठीक है ना। ग्लोबल गोल्स जो थे, क्या हम उनको मीट कर पाए, नहीं मीट कर पाए, किन कंट्री ने कैसा परफॉर्म किया है, इसको असेस करना है। तो एक तरीके से इसी इन्हीं चीजों को असेस करने के लिए एक अलायंस बनी है, ठीक है ना। अब एक्चुअली हुआ क्या कि जब अलायंस बनी ना, तो इनके पास, अब देखो सबके पास अपने अपने, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने अपने स्पेसिफिक डेटाबेसेस हैं, ठीक है ना। सबने सबके पास कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स है। तो ये जो अलायंस बनाना, अब दुनिया की जो 3 बायोडायवर्सिटी डेटाबेस है ना, उसका एक्सेस इनको मिल गया, ठीक है ना। अगर आप देखो तो वो 3 जो डेटाबेसेज हैं, सबसे पहला तो ये रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पेसीज का, ठीक है ना। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये रेड लिस्ट क्या किसकी बात करता है कि ये जो ट्रैक करता है एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ स्पीसीज ग्लोबली, की कौन कौन से स्पीसीज ग्लोबली हैं जिनका मतलब एक्सटिंक्ट करने के, मतलब खत्म होने के कगार पे हैं बस पूरी दुनिया से, ठीक है ना, विलुप्त जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना एक्सटिंक्शन जो है ना, कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं कौन से एनिमल, उनके रिस्क को असेस करता है, ना सिर्फ एनिमल्स को, बल्कि एनिमल्स, प्लांट और फंजाई, तीनों, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्या ये सिर्फ एक ही एनिमल्स को या प्लांट्स को रिस्क करता, को असेस करता है उनके एक्सटिंक्शन रिस्क को, तो नहीं, ये तीनों को, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ना, अगर आप एकदम माइन्यूट्स देखोगे ना किसी टॉपिक के, वहां से यूपीएससी के क्वेश्चंस बनते हैं। और आजकल तो जो कहते हैं ना पीसीएस एग्जामिनेशन, उसके अंदर भी इस तरीके से क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ठीक है ना। दूसरा जो है डब्ल्यू है, वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्टेड एरिया को मैप करती है, ठीक है ना, कौन कौन सा। तो ये उनके लिए आसान है, ठीक है ना, पूरे ग्लोबल मैप पे वो देख सकते हैं डायरेक्ट कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या पोजीशन चल रही है, तो उनको इस डेटाबेस का भी एक्सेस मिल जाएगा। और तीसरा, वर्ल्ड डेटाबेस ऑफ की बायोडाइवर्सिटीज एरियाज,
ठीक है ना। तो ये उन एरिया को आइडेंटिफाई करता है जो पूरे बायोडायवर्सिटी, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बहुत क्रिटिकल है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ये अब देखो, अगर 3 डेटाबेस आ गया ना, तो यहाँ का आउटकम पता है क्या होगा? यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्फॉर्म डिसीजन ना आपकी पॉलिसी को बहुत अच्छे से अलाइन करती है आपके जो गोल्स हैं उनके साथ। तो यहाँ से आप इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास डेटा का बैकअप है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला जो आर्टिकल है ना, उस ठीक है ना, वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको कल परसों में जब डिस्कस कर रहा था ना, तो मैंने आपको अभी बताया था कि हमने स्टैटिस्टिक डे को सेलिब्रेट किया 29 जून को। और क्यों किया है? क्योंकि हम जो पीसी महालनोबिस है उनके लिए, जो हमारे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया है, उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है ना। तो इनका हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पर्टिकुलरली स्टैट्स के और इकोनॉमिक प्लानिंग के फील्ड में। तो एक्चुअली क्या हुआ, जो ये 29 जून को ना, जो नेशनल सर्वे ऑफिस है ना, एनएसओ, इसने एक मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया, जीओआई जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स ऐप, ठीक है ना। अब ये क्या है? ये भी एक्चुअली क्या है, ये जो ऐप है ना, ये डेटा इकोसिस्टम को ना, जो क्या करता है, एक तरीके से सारे, ठीक है ना, डेटा इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करता है। मतलब आप ऐसे समझो कि जो भी ऑफिशियल डेटा है ना, उसका सीमलेस एक्सेस जो है वो देता है, ठीक है ना। और ताकि आप जैसे कोई भी डेटाबेस, आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस ऐप से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे जीडीपी के रिगार्डिंग इन्फ्लेशन कितनी है, एम्प्लॉयमेंट डेटा कितना है, तो ठीक है ना। तो इसमें बहुत मतलब डैशबोर्ड इसका बहुत ज्यादा, आप देखोगे तो डैशबोर्ड बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। और एनएसओ का डेटाबेस है, तो डेटाबेस है तो आप एक एक रिपोर्ट जो है ना उसको वहां पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। डाउनलोड फंक्शनैलिटी दी गई है, फिल्टर, एडवांस फिल्टरिंग और सर्च का भी ऑप्शन है इस ऐप पे। तो ऐप पे क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने लॉन्च किया और जो स्टैटिस्टिक्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये दो तीन चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल इंडिया एनर्जी स्टैक का है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैंने आपको ना एनर्जी स्टैक समझाने से पहले मैंने आपको बताया था डीपीआई, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का ना फाउंडेशन सिस्टम होता है। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये। तो ये फाउंडेशन सिस्टम होता है, और ये फाउंडेशन सिस्टम ना ओपन फॉर ऑल है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। इसका सबसे जैसे आप एग्जांपल देखो, ये क्या करता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ना इनेबल करता है आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा ना डिजिटल सर्विसेज जो है उसको एक्सेस कर पाओ, ठीक है ना। तो डिजिटल सर्विसेज को इनेबल करने के लिए इनेबलिंग कंपोनेंट है ये डीपीआई, ठीक है ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है डीपीआई। अब देखो, जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आधार हो गया, आधार के अलावा आपका यूपीआई हो गया। अब एक प्लेटफॉर्म बन गया, अब बहुत सारी कंपनी, जो भी बैंक चाहे सब इसके साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का है, और ये इन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो यूपीआई के साथ क्या हुआ, यूपीआई ने इंटीग्रेट कर दिया। भले प्राइवेट बैंक है, कोई सा भी बैंक है, गूगल पे है, फिर आपके पास अगर आप देखो गूगल पे के अलावा तो फ्लिपकार्ट का भी आता है अपना, ठीक है ना, रेजर पे है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी अगर आप देखो तो बहुत सारी ऐसी जो है ना कंपनी है, जो आजकल छोटे छोटे माइक्रो कंपनीज है, वो भी इस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपने साथ इंटीग्रेट कर रही है। तो ये बेसिकली काइंड ऑफ एपीआई स्ट्रक्चर होता है जो डीपीआई होता है, ठीक है ना। और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये बेसिकली बहुत ही मतलब क्या, आप ऐसे समझो इसको, अगर आप एकदम लेमैन में समझो ना, तो ये जितने भी डिजिटल सर्विसेज है ना, उसको एक्सेस के लिए ना ये एकदम रूट की तरह काम करता है। ये बेसिक सपोर्टिंग वॉल है, जहां से आप बाकी सारी चीजों को जो ना आगे, जैसे रूट सिस्टम होता है, और इसी के कारण आगे आप देखोगे तो शूट जो है डेवलप करेगा। तो ये डीपीआई ना फाउंडेशन की तरह काम करता है। तो हमने आधार में भी देखा, डिजी लॉकर, अभी देखो डिजी लॉकर कितना न्यूज में रहता है, तो डिजी लॉकर भी वही है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, ये ओपन प्लेटफॉर्म है ताकि आप मैनेज कर सको, मॉनिटर और इनोवेट कर सको, ठीक है ना। और इसका एम क्या है, तो क्रिएट अ यूनिफाइड सिक्योर एंड इंटरऑपरेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये अब एनर्जी सेक्टर के रिगार्डिंग जो है, अब एनर्जी स्टैक को लाया गया है आईईएस, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या है, आईईएस का इंडिया एनर्जी स्टैक। तो ये भी काइंड ऑफ क्या है, एक डीपीआई है। अनाउंस किसने किया है? अनाउंस किया मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, कि हम क्या बनाएंगे, एक टास्क फोर्स बनाएंगे, ठीक है ना। अनाउंस किया गया कि हम एक टास्क फोर्स लॉन्च करेंगे, ताकि जो इंडिया एनर्जी स्टैक है ना, इसको इंडिया पावर सेक्टर का जो डिजिटल बैकबोन है उसको बना सके। तो इस पे बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलेगी, यूनिक आईडी दिया जाएगा कंज्यूमर को, एसेट्स और ट्रांजैक्शंस की डिटेल होगी, रियल टाइम में आप अपने जो भी डेटा शेयरिंग है वो कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, ये सारी चीजें तो देखो कॉमन बातें हैं, पर इसके अंदर ना एक और बात है, इसमें एनर्जी, आप अगर एक कीवर्ड में देखो ना, तो पूरा एनर्जी मैनेजमेंट जो है यहाँ से इस अकेले एक आईईएस से हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी बात, सबसे बड़ी बात, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी वाले कंपोनेंट को भी इंक्लूड किया गया है।
और इसको लीड कौन कर रहे हैं, तो ये इसको लीड इस समय कर रहे हैं, जिसमें गाइडेंस जिनका है वो है नंदन नीलेकनी। ये हमारे लिए बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे जब आधार कार्ड बन रहा था ना, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह की टीम के ये बहुत वन ऑफ द लीडिंग मेंबर थे ये। ठीक है ना। और एक और बात, नंदन नीलेकनी उस टाइम के इंडिया के सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना रिचेस्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सांसद भी हुआ करते थे कांग्रेस से। तो ये सबसे ज्यादा अमीर सांसद थे नंदन नीलेकनी। ठीक है ना। ये इन्फोसिस में भी काम करते थे। ठीक है ना। तो ये अभी मेंटोर है। ठीक है ना। नंदन नीलेकनी क्या है, अभी मेंटोर है इसी इंडिया एनर्जी स्टैक के लिए, क्योंकि इनके पास बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस है इनका। ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल हमारा क्या है, हांगकांग कन्वेंशन। ठीक है ना। अब हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ 26 जून को। ठीक है ना। सेफ किसके लिए, सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। ठीक है ना। और ये जो है ना फोर्स में आया। ठीक है ना। एक्चुअली देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हांगकांग कन्वेंशन है ना, ये अडॉप्ट तो 2009 में कर लिया गया था। ठीक है ना। ठीक है ना। जिसके किसके गाइडेंस में किया गया था, आईएमओ के, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। और इसमें तीन लोग पार्टी हैं। ठीक है ना। तीन नहीं, एक्चुअली चार है। आईएमओ है, आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बेसल कन्वेंशन पार्टीज और एनजीओ। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है ना, कि जब आप शिप को रिसाइकिल करते हो ना, ठीक है ना, जब शिप ब्रेकिंग होता है ना, तो बहुत ज्यादा वेस्ट जो है ना वो यहाँ से निकलता है। ठीक है ना। और वो वेस्ट जो उसको दो चैलेंजेस होते हैं। एक तो इस वेस्ट में ना बहुत हैजार्डस मटेरियल होता है, एस्बेस्टस होता है, लेड होता है, इस टाइप के मटेरियल होते हैं। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इसलिए लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आना पड़ा, एनजीओ को आना पड़ा। दूसरी बात, मैरिटाइम में अब वेस्ट, अब ये जो वेस्ट है ना, इसको इसको डिस्पोज भी करना है। तो इसके कारण ना आईएमओ को और बेसल कन्वेंशन पार्टीज को भी आना पड़ा। ठीक है ना। तो यहाँ पे वेस्ट का डिस्पोजल, ये दूसरा मेजर इशू है। ठीक है ना। तो इन इशू को ध्यान में रखते हुए ये कन्वेंशन किया गया था। ठीक। इंडिया ने क्या किया, 2019 में इंडिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया इस कन्वेंशन को। तो बेसिकली इसी की बात है कि अब ये कन्वेंशन फोर्स में आ गया है। ठीक है ना। तो इसमें आपको कोलैबोरेटर्स के नाम याद रखने हैं। और पहली बार 2009 में किसकी गाइडेंस में, अंडर द एजिस ऑफ आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो उनके गाइडेंस में ये हांगकांग कन्वेंशन जो है स्टार्ट किया गया था। लेकिन अब इसको मतलब एक तरीके से आप शिप को किस तरीके से रिसाइकल करोगे, इन्वेस्ट को डिस्पोजल देखना है, हजार्डस मटेरियल जो निकल रहा है उससे कम लेबर को नुकसान हो, इन सबको जो है ना इंश्योर करना है। तो इसके लिए जो है हांगकांग कन्वेंशन किया गया। ठीक है ना। तो ये आ गया है फोर्स में अब। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या है देखो, एक ना ग्वालियर में ना एक टोम्ब है, हजरत शेख मोहम्मद गौस का। तो वहां पे ना कल्चरल और रिलीजियस इवेंट करने की बात थी। ठीक है ना। तो लोगों ने पिटिशन डाला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। जैसे ये पूरा कैंपस है, इस कैंपस में ना ये टोम्ब बने हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम रिलीजियस और कल्चरल फंक्शन करेंगे। पर ये जो प्रॉपर्टी है ना, बेसिकली ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, काइंड ऑफ। तो ये आर्कियोलॉजी जो है ना, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हाई कोर्ट ने ना ये पिटिशन जो है ना डिसमिस कर दिया, अलाउ ही नहीं किया कि नहीं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और आप यहाँ मान के चलो वहां पे लाइटें वाइटें लगा के, तो काइंड ऑफ छेड़छाड़ हो सकती थी। ठीक है ना, चीजों के साथ। और ये हमारे लिए जो धरोहरें हैं, ठीक है ना, ये हमारे जो है ना हिस्टोरिकल जो हेरिटेज है ना, ये वो है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, तो जो हजरत शेख मोहम्मद गौस है ना, इनका जो टोम्ब है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली दो ग्रेव्स है। एक ग्रेव ना हजरत मोहम्मद जो गौस हैं, जो सूफी सेंट हुआ करते थे 16th सेंचुरी का, एक तो उनका है और एक तानसेन का है। ठीक है ना। अकबर के 9 ज्वेल्स थे दरबार में, नवरत्न। उन नवरत्न में एक रत्न जो है वो थे तानसेन, म्यूजिकल फील्ड में। ठीक है ना। अब देखो, अगर आप तानसेन के बारे में जान बताऊं मैं आपको, तो तानसेन जो है ना, ये इन्हीं के डिसाइपल थे। तो इनकी इच्छा थी कि मेरे को ना, तानसेन की, कि मेरे को जैसे ये हो गए मोहम्मद गौस, तो इनके ठीक साथ में ना मेरे को दफनाया जाए। तो तानसेन का टूम ना भी बाजू में ही बना हुआ है, इनके साथ ही है। ठीक है। तो अभी इनके कारण ना तानसेन न्यूज में आ गया, और तानसेन पे ना यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है तानसेन के टाइटल के रिगार्डिंग। ठीक है ना। तो तानसेन जो है ना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन थे 16th सेंचुरी के। इनका एक्चुअल जो ओरिजिनल नेम है वो है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, इनको संगीत सम्राट भी बोला जाता है। सम्राट मतलब एम्परर, और एम्परर ऑफ म्यूजिक। ठीक है ना। इनका एक और नाम है मियां तानसेन। जब ये राजा रामचंद्र सिंह जो रेवा के थे ना, तो रीवा वाले के कोर्ट में काम करते थे, तब इनको काफी फेम मिला था। 1562 में इन्होंने अकबर को कोर्ट को ज्वाइन किया। ठीक है ना। और उन अकबर ने इन्हें अपने नवरत्न में रखा, और अकबर ने इनको टाइटल दिया था मियां तानसेन का। तो एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। ये जो मियां तानसेन है ना, ये जो ये टाइटल है मियां की, ठीक है ना, तो ये मियां की टाइटल किसने दी थी, अकबर ने। ठीक है ना, मियां। ठीक है ना। अब एक और आपको मैं बात बताता हूँ, जो एक्चुअली जो तानसेन है ना, ये तानसेन टाइटल दिया था, ये जो तानसेन टाइटल है ना, ये टाइटल दिया था तानसेन। अब इनका नाम क्या है, रामतनु पांडे, पर इनके नाम के आगे मियां लगता है, तो मियां तो दे दिया अकबर ने, और तानसेन दिया एक राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य।
ठीक है ना, सॉरी विक्रमजीत, ठीक है ना। तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत, इन्होंने जो है ना, विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर, तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने इनको टाइटल दिया था तानसेन का, और मियाँ का टाइटल किसने दिया, अकबर ने। डन। तो इनको ध्रुपद स्टाइल सॉन्ग के लिए जाना जाता है, डिवोशनल फॉर्म है क्लासिकल म्यूजिक का, मतलब आप भगवान की भक्ति में गाते हुए। दो क्लासिकल टेक्स्ट भी इन्होंने लिखे हैं, गणेश स्तोत्र और संगीत सार, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके के आजकल क्लासिकल लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ग्वालियर घराना के साथ ये एसोसिएट है, ध्यान रखना, ग्वालियर घराना इंडिया के जो म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक, उसका सबसे पुराना घराना है, तो ये ओल्डेस्ट घराने के साथ भी एसोसिएट करते हैं, ठीक है ना, उनके उनके एस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थी। तो एक्चुअली न्यूज में हजरत शेख मोहम्मद गौस थे, लेकिन उनके ठीक साथ में जो है टोम किसका है, तानसेन का। तो तानसेन ऑलरेडी यूपीएससी का पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस लिए हमने इसको वापस डिस्कस किया, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए।